जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। फोन कट हो चुका था और इनाया हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव के साथ उस फोन को देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हुआ। एक तो वैसे ही वह मेंटल स्ट्रेस और मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। जैसे तैसे उसने खुद को नॉर्मल करके अरमान के साथ नॉर्मल रहने की कोशिश की थी, और उसने अपनी तरफ से कम कदम बढ़ाए भी थे। और आज अरमान भी उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ा था कि तभी यह अचानक का आया फोन कॉल और उसके बाद अरमान का बदला बदला सा व्यवहार। बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे यूं चले जाना इनाया को कुछ समझ नहीं आया था। ऐसा कौन है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं जानती हूँ माँ पापा आरोही सब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और माँ और आरोही घर में है। पापा दिल्ली गए हुए हैं मीटिंग के लिए, तो इन लोगों ने तो कॉल नहीं किया होगा। फिर कौन है ऐसा जो अरमान के लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए अरमान मुझे इस तरीके से छोड़कर चले गए? इनाया ने खुद से ही कहा और ना चाहते हुए भी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। क्या वाकई में अरमान मुझे पसंद नहीं करते, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? हो सकता है कोई मीटिंग हो, कोई बिजनेस का काम हो, कोई ऑफिस की इमरजेंसी हो। इनाया ने खुद के मन को समझाया और फिर कपड़े उठा वॉशरूम में चली गई। मन तो वैसे ही खराब हो गया था और साथ ही साथ है उसे बुरा भी लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वह अरमान से हर अधिकार अभी चाहती थी, या अरमान की करीबी चाहती थी, या उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में तुरंत आना चाहती थी। पर फिर भी एक कोशिश उसने अपनी तरफ से की थी अरमान के साथ अपने पति पत्नी के नॉर्मल रिश्ते को निभाने की, तो वही एक कोशिश अरमान की तरफ से भी होती तो शायद उसे अच्छा लगता। पर आज पहली बार वो अरमान के कमरे में रुकी थी और उसे अरमान के व्यवहार से ना ही कोई खुशी दिखाई दी, ना ही कोई एक्साइटमेंट, और ना ही कोई पत्नी पति के रिश्ते जैसी बात। इनाया शॉवर के नीचे खड़ी हुई थी और दिमाग में अनगिनत बातें चल रही थी, और अचानक से आंखों के आगे कल रात के वह मैसेज आ गए और इनाया ने आंखें भींच ली। नहीं नहीं प्लीज इनी, डोंट डू दिस। ये सब मत सोच इनी। नहीं नहीं, मुझे गलत नहीं सोचना है। क्यों मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है? मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना है। मैं कैसे पहले ही दिन उन पर शक कर सकती हूँ? अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत भी नहीं हुई है, और मैं कैसे गलत सोच सकती हूँ? मुझे समय देना होगा खुद को भी और अरमान को भी। इतनी जल्दी कुछ भी गलत नहीं सोच सकती मैं। हमारे रिश्ते को खराब नहीं होने दे सकती। शक का कीड़ा हमारे रिश्ते में नहीं आने दूंगी मैं। मुझे विश्वास करना होगा। हाँ, मैं विश्वास करूंगी। मैं अरमान पर विश्वास करूंगी। इनाया ने खुद से ही कहा और फिर शॉवर लेकर तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। अब तक श्वेता, आरोही, दादा दादी सब लोग उठ चुके थे और नाश्ते की तैयारी हो रही थी। इनाया भी किचन में चली गई सर्वेंट के साथ नाश्ते की तैयारी देखने के लिए। वैसे भी वह इस समय श्वेता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी उदासी वाला चेहरा श्वेता देखें या अरमान के बारे में कोई सवाल करें और फिर उसे कोई झूठा बहाना बनाना पड़े। वो नाश्ता टेबल पर जमाने लगी। श्वेता इनाया से अरमान के बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। हाँ आरू बेटा, कहाँ पर हो तुम? अच्छा अच्छा, अर्जेंट काम आ गया। ओके ओके, ऑफिस ऑफिस से रिलेटेड, इसलिए तुम निकल गए। कोई बात नहीं बेटा, फ्री हो जाओ तब आ जाना। और हाँ, अपने खाने पीने का ख्याल रखना। श्वेता ने कहा तो इनाया ने गहरी सांस ली कि अब उसे कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। अरमान ने खुद ही बात संभाल ली थी। उसने नाश्ता टेबल पर जमाया, तब तक बाकी सब लोग भी टेबल पर आ गए थे। अच्छा, तो आज तुमने नाश्ता बनाया है? श्वेता ने खुश होकर कहा। नहीं श्वेता माँ, सब कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ ये पोहा मैंने बनाया है। बाकी तो आंटी लोगों ने बना दिया था। इनाया ने कहा। अच्छा है, बैठो मेरे पास। श्वेता ने उसका हाथ थामकर अपने पास बैठाया और खुद अपने हाथ से उसके लिए प्लेट लगाए। वो इनाया के चेहरे के हाव भाव देख और समझ रही थी और उससे कुछ बात भी करना चाह रही थी। आरोही का नाश्ता हुआ और वह ड्यूटी चली गई, तो वहीं रामजी और सरोज भी बाहर लॉन में धूप में बैठते चले गए। तब श्वेता ने इनाया का हाथ थाम लिया। सब ठीक रहा ना बेटा? तुम्हारे और आरू के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? श्वेता ने कहा तो इनाया ने उनकी तरफ देखा। प्रॉब्लम क्या होगी माँ?
और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी? रात को इतनी देर तक अरमान आया नहीं था, और सुबह फिर से उसे ऑफिस के काम से जाना पड़ा, बस इसीलिए पूछा मैंने। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम आए। बस तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो, यही चाहती हूँ मैं। माँ के मन की आखिरी ख्वाहिश थी, और अब मेरी भी ख्वाहिश है तुम दोनों का साथ और सुखी वैवाहिक जीवन। श्वेता बोली। इनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस खामोशी से सुनती रही। वैसे भी उसके पास ना ही कुछ कहने के लिए था और ना ही उसे समझ में आ रहा था कि वह क्या ही बोले। पता है बेटा, हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम आरू की पत्नी बनकर इस घर में आओ। श्रद्धा को वचन दिया था मैंने कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। तुम्हारा जब जन्म हुआ था उससे कुछ समय पहले अरमान और आरोही को जन्म दिया मैंने। तभी मैंने और श्रद्धा ने आपस में एक दूसरे से वादा किया था कि अगर श्रद्धा के घर में बेटी हुई तो घर की बहू बनेगी। उसके बाद तुम दुनिया में आए, और फिर उस एक्सीडेंट में श्रद्धा इस दुनिया से चली गई। मन पर एक बोझ रह गया था कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी सहेली से किया वादा पूरा ना कर पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। अगर ऐसा हुआ तो क्या मुंह दिखाऊंगी श्रद्धा को ईश्वर के घर जाने के बाद? मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था, पर साथ ही साथ विश्वास भी था कि सब सही होगा। जब शुरुआत में आरू ने रिश्ते के लिए मना कर दिया था ना, तो बहुत बुरा लगा था मुझे। विश्वास ही नहीं हुआ था कि मेरा बेटा इस तरीके से इनकार कर सकता है। श्वेता ने कहा तो इनाया ने एकदम से उनकी तरफ देखा। इनकार की वजह क्या थी श्वेता माँ? बताया कभी अरमान ने? इनाया ने एकदम से सवाल किया। वही जो तुम्हारी वजह थी, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं थे, समझते नहीं थे। और मैं समझती हूँ नई जनरेशन के हो तुम बच्चे, तो तुम लोग एक दूसरे को जानना समझना चाहोगे, तभी रिश्ता करना चाहोगे, और शायद गलती वहाँ मेरी ही थी। मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए था। और जब अजय ने मुझे समझाया तब मुझे समझ में आ गया, और इसीलिए मैंने अरमान और तुम पर छोड़ दिया था। और फिर फाइनली अरमान और तुमने एक दूसरे को पसंद किया, और बिना किसी प्रेशर की, बिना किसी की जबरदस्ती के तुम लोगों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। श्वेता ने कहा तो इनाया मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर में वह उठकर अपने कमरे में आए और सोफे पर बैठ गहरी सांस ली। मैं भी बेवजह ही गलत सोच रही हूँ। शादी अरमान की इच्छा से हुई है, अरमान की सहमति से हुई है। हाँ, ये सही है कि वह शुरुआत में तैयार नहीं था, पर वह तो मैं भी तैयार नहीं थी। पर अब तो हम दोनों ही रिश्ते के लिए रेडी है, फिर मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं विश्वास करूंगी अरमान पर, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी हमारे रिश्ते को सही रखने की, और अरमान को पूरा स्पेस देने की, और साथ ही साथ प्यार और सम्मान भी। इनाया ने खुद से ही कहा, और फिर थोड़ी बहुत देर ऑफिस का काम लैपटॉप लेकर समझा, जो कि पहले अरमान ने उसे सिखाया था। और फिर उसके बाद अरमान के वापस आने का इंतजार करने लगी। उधर अरमान अक्षिता के घर पहुंचा तो अक्षिता उसे चीखती चिल्लाती हुई मिली। सर्वेंट रूही को गोदी में लिए एक तरफ खड़ी हुई थी। अरमान ने अंदर आते ही अक्षिता को देखा तो अक्षिता एकदम से उसके सीने से लग गई। मैं पागल हो जाऊंगी अरमान, तुम क्यों चले जाते हो मुझे छोड़कर? ये सब क्या हो रहा है अरमान? अगर कुछ ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए तो प्लीज मुझे बता दो। तुमने मुझे बताया था कि मेरी याददाश्त चली गई थी। पापा ने भी बताया कि मेरी याददाश्त चली गई थी, और मैं कुछ सालों का समय भूल गई थी। पर यह अचानक से कुछ क्यों याद आता है मुझे? ऐसा लगता है कि कोई और है मेरे साथ। मैं किसी और के पास हूँ। कौन है वह अरमान? बताओ ना मुझे, कौन है? क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो? क्या हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है? मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी इस एक्सीडेंट की पहले। मुझे कुछ समझ नहीं आता अरमान। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अक्षिता बेहद पैनिक कर रही थी, और इसीलिए उसने रोते हुए अरमान को सुबह कॉल किया था, क्योंकि उसे सपने में क्षितिज दिखाई दिया था, और साथ ही साथ क्षितिज के साथ अपने कुछ पल भी। रिलैक्स अक्षिता, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले अभी डॉक्टर के पास चलो। मैंने बात कर ली है। अरमान ने जैसे तैसे अक्षिता को संभाला और फिर उसे लेकर डॉक्टर की क्लिनिक निकल गया। वहां पर अक्षिता के फिर से सारे टेस्ट हुए और सीटी स्कैन वगैरह सब हुआ। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? आज फिर से अक्षिता को इतना अजीब सा क्यों लगा? अरमान ने डॉक्टर से पूछा। देखिए अवस्थी सर,
मैंने पहले भी कहा था उनकी याददाश्त धीमे धीमे वापस आ रही है। अब किसी दिन एकदम से सब कुछ याद आ सकता है या इसी तरीके से इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में याद आए। या हो सकता है ना भी याद आए पर टाइम लगेगा। डॉक्टर ने समझाया। तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसे सच बता दूं क्योंकि इस तरीके से परेशान हो रही है? अरमान ने कहा। नहीं, अभी आप नहीं बता सकते, पहले उनकी फैमिली यानी कि क्षितिज यहाँ होना चाहिए, ताकि वह भी आपकी बात का सपोर्ट कर सके। उनके फादर सच्चाई पूरी तरीके से नहीं जानते और क्षितिज अब तक यहाँ नहीं आए हैं। आप पहले उन्हें यहाँ लेकर आए तभी बताए, आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा वरना। यह आप पर विश्वास करती है और अगर आप पर से विश्वास टूटा तो शायद ये भी टूट जाए और इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। किसी भी लड़की के लिए यह चीज बर्दाश्त के बाहर होगी कि वह इतने दिनों से जिस लड़के को अपना पति मान रही थी वो असली में उसका पति नहीं है बल्कि उसके पति का दोस्त है। और ये सदमा आसान नहीं होगा बर्दाश्त करना, और इस समय इन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी, जो कि इन्हें उनके हस्बैंड ही दे सकते हैं। आप पर यह विश्वास नहीं करेंगी और हो सकता है ओवर रिएक्ट कर जाए तो तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। वैसे भी अगर इन्हें सब याद आ गया तो सब बातें वैसे ही ठीक हो जाएगी, पर आप इन्हें नहीं बता सकते वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा। अरमान टेंशन में आ गया। आपको अभी इन्हें इसी तरीके से संभालना होगा, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने अरमान को समझाया तो अरमान ने गहरी सांस ली और फिर अक्षिता की तरफ देखा जिसे कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था और वह गहरी नींद में सो रही थी। अरमान ने वहां से सर्वेंट को कॉल लगाया। जी साहब, रूही कैसी है? ठीक है, वह अभी उसको खाना खिला दिया है, सो गई है। आप लोगों को याद कर रही थी। मैडम कैसी है? सर्वेंट ने सवाल किया। ठीक है, सो रही है वह भी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है नींद का। उठेगी तो फिर लेकर आता हूँ, अरमान ने कहा और कॉल कट कर दिया। फिर उसने क्षितिज को कॉल लगाया। हाँ अरमान, मैं अब बेहतर हूँ। डॉक्टर परसों यहाँ से डिस्चार्ज करने का बोल रहे हैं। मैंने पासपोर्ट वीजा सब कुछ का इंतजाम कर लिया है और मुझे अगले हफ्ते की फ्लाइट से इंडिया आने की परमिशन दे दी है डॉक्टर ने। तो तुम फिक्र मत करो, सिर्फ एक हफ्ता मैनेज कर लो प्लीज मेरे खातिर। मैं मैरिज सर्टिफिकेट फोटोज सब लेकर आऊंगा, क्षितिज ने कहा तो अरमान ने गहरी सांस लेकर कॉल कट कर दिया। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कभी परिस्थितियों तो कभी उनके अपने उन्हें इस तरीके से फंसा देते हैं कि वह बाहर नहीं निकल पाते। और यह अरमान की अच्छाई थी जो अपने दोस्त के खातिर इतना कुछ कर रहा था, और इसी के चलते वह आज इतना उलझ कर रह गया था कि उसकी खुद की पर्सनल लाइफ बिखरने पर आ गई थी। दूसरा, उस एक्सीडेंट के समय में गाड़ी अरमान चल रहा था, इसलिए उसके मन पर एक बोझ था कि शायद अक्षिता और क्षितिज की इस हालात का जिम्मेदार वह है। इसलिए उसने उन दोनों की जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाया था, पर यह जिम्मेदारी उसके गले का फंदा बन जाएगी यह उसने हरगिज नहीं सोचा था। थैंक गॉड कि क्षितिज ठीक हो गया है और अगले हफ्ते आ रहा है। बस वह आ जाए, उसके बाद सब टेंशन खत्म हो जाएगी। अगले हफ्ते तो शायद अक्षिता के पापा भी आ रहे हैं। बेहतर होगा, उन लोगों के सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और फिर मैं भी अपने घर में सब बता दूंगा। पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, पर जो भी हो अब सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी, अरमान ने खुद से ही कहा और फिर वही अक्षिता के पास बैठा और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। दिल और दिमाग पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और कैसे करें। वह बस इंतजार कर रहा था क्षितिज के आने का। वो आए और अपने परिवार को संभाले और वह अपना परिवार देखें। इस समय वह किसी को कुछ भी नहीं समझा सकता था क्योंकि कोई भी उसकी बात का इतनी आसानी से तो विश्वास नहीं करने वाला था। जिस तरीके से अक्षिता के पापा ने नहीं किया, विश्वास हो सकता है कि अजय भी उस पर विश्वास ना करें। इसी बात का अरमान को डर था और वह चाहता था कि एक बार अक्षिता की याददाश्त आ जाए और क्षितिज उसके पास आ जाए, उसके बाद सबको एक साथ बिठाकर सारी बातें बता देगा। अजय नाराज होंगे जानता था वह, पर उसके बाद सब सही हो जाएगा इस बात का भी उसे विश्वास था। उधर अजय मीटिंग से फ्री होकर अपने होटल रूम में आए कि तभी उनके पास उस लड़के का फोन आया। हाँ बोलो सर, आपका शक सही था। अरमान अवस्थी ऑलरेडी शादीशुदा है, पत्नी है उनकी और एक बेटी भी है। वॉट? बहुत? अजय एकदम से सोफे से उठ खड़ा हुआ।
जी सर, आपको फोटो भेज रहा हूँ। सिंदूर लगाकर रहती है वह औरत और अरमान को अपना पति बताती है। खुद को मिसेज अरमान अवस्थी बोलती है और उनकी एक बेटी है रूही। वो आगे बोला तो अजय का सर घूम गया। अरमान जब सिडनी गए थे तभी शायद वहां पर शादी की होगी, क्योंकि अरमान जब सिडनी से लौटे हैं तब उस लड़की को साथ लेकर आए थे। पहले इन्होंने सबसे छुपाकर उसे शिमला में रखा और फिर अभी यहाँ पर भोपाल में शिफ्ट कर दिया है। लड़की की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अरमान अवस्थी लगातार उसके साथ रहते हैं। उसके पास जाकर रुकते हैं और उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं, तो कभी अपनी बच्ची को भी लेकर जाते हैं। वो लड़का बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अरमान ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा धोखेबाज नहीं हो सकता। अजय एकदम से बेचैन होकर बोले, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। हाँ, उनकी शादी का कोई प्रूफ नहीं मिला है, पर अगर लड़की सिंदूर लगाकर मंगलसूत्र पहनकर रहती है और अरमान उससे मिलने के लिए जाते हैं, काफी टाइम वहां पर बिताते हैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ, तो ये बात मायने नहीं रखती कि मेरे हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं है। बाकी मैं आपको फोटो भेज रहा हूं जो कि इस बात को साबित कर देंगे कि दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है। उस आदमी ने कहा और अजय के फोन पर कुछ फोटो भेजे। वह फोटो जिसमें अक्षिता, अरमान और रूही साथ में थे। अक्षिता की मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र, और जिस तरीके से तो वह अरमान की बाहें थामे हुए थी, साफ समझ में आ रहा था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। अरमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? और इतनी बड़ी बच्ची है, इसका मतलब तुम्हारी शादी को 4 से 5 साल हो गए हैं। तभी तो तुम्हारी ये लगभग 2.5 से 3 साल की बच्ची है। और तुमने हम लोगों को बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुमने शादी कर ली थी तो तुम्हारी मर्जी, पर कम से कम इनाया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अरमान? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अजय दुखी होकर बोले और फोटो फिर से देखे। फोटो देख आंखें बड़ी हो गई। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही